उन्होंने कलेक्टर से भी कहा कि मैं आपकी शिकायत करूंगा, एसपी से आप हमारी सुनते नहीं हो, दुकान खुली हुई, वतनलाल जी दुकान खाली करें। वतनलाल जी ने कहा मैं कैसे कहूँ, मैं तो इनका किराएदार हूँ। मजलिस में बैठ जाते थे पीछे। दिलीप कुमार साहब ने अमिताभ बच्चन को का बेस्ट एक्टर कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आलम्स डायरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर बदर अहमद साहब के साथ एक शाम का पहला हिस्सा आप देख चुके हैं, जिसमें डॉक्टर बदर ने अपना तारुफ बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से करवाया था। नहायत दिलचस्प और मजलिसी आदमी है, पास बैठ जाओ तो ना उठने का दिल चाहे और ना ही उठने देते हैं। तो आइए नाज़रीन, डॉक्टर बदर के साथ रियासत टोंक से जुड़ी मालूमाती गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब की ज़बानी हबीबुद्दीन साहब का, जो टोंक के एक नामवर वकील थे, एक दिलचस्प वाक़या सुनने से ताल्लुक़ रखता है कि हबीबुद्दीन खान साहब अपनी पहचान आप रखने वाले लोगों में से थे। जी डॉक्टर साहब, वो क्या माजरा था? हबीबुद्दीन साहब टोंक की बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। आप बहुत अच्छे नामवर वकील रहे टोंक के। आप ज़िला वक्फ कमेटी के सदर भी रहे। आप पूरी ज़िंदगी रहे, मतलब मरने के बाद ही आप हटे हैं। एक वाक़या मशहूर है कि जब आप ज़िला वक्फ कमेटी के सदर थे तो आप राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मिलने के लिए जयपुर गए। वहाँ पर जो साहब आपके साथ थे, पहली मुलाकात हो गई थी आपकी राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से। उन साहब ने कहा कि ये जावेद हबीब साहब के वालिद हैं, हबीबुद्दीन साहब वकील। तो उन्होंने कहा मिस्टर नो, ये मत कहिए जावेद हबीब, ये कि जावेद हबीब मेरा लड़का है, उससे नहीं हूँ मैं, मेरी शख्सियत खुद है, उससे मत मिला के मर गई। मैं खुश नहीं होता कि मेरा बेटा बड़ा है, उससे ताल्लुक़ करावे। नो, जावेद हबीब मेरा लड़का है। चलिए, वो जिक्र हबीबुद्दीन साहब का हो रहा है, तो उनका एक बड़ा मशहूर केस भी था जो उन्होंने हल किया था दो भाइयों के दरमियान, वो भी ज़रा थोड़ा सा बयान कर दीजिए। वो वाक़या इस तरह है कि हबीबुद्दीन साहब का जो ससुराल है, उस गली में एक फैमिली रहती थी, वतनलाल जैन। उनकी दुकान बाज़ार में ही है। उनका और उनके भाइयों का तकासमा हो चुका था। उनके भाई ने उनके साथ बेईमानी की। जिस दुकान पर वो बैठते थे, बरसों से बैठ रहे थे, वो दुकान तरकीब से उसके ऊपर का कोठा अपने नाम करवा लिया, उनसे साइन करवा लिया। उनको मालूम, रतनलाल जी को मालूम ही नहीं हो सका। वो केस शुरू हो गया, केस कर दिया उन पर कि खाली की जाए दुकान, ये दुकान तो मेरे नाम है। वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट से भी हार गए, उसके बाद सेशन जज से भी वो हार गए। उसके बाद अब ये हो रहा था कि वो नाजिर आएगा और कब्जा दिया जाएगा दुकान पर। ये साहब दौड़ते हुए, क्योंकि हबीबुद्दीन साहब की बीवी उनकी मोहल्ले की थी, हबीबुद्दीन साहब को भी जानते थे, हबीबुद्दीन साहब के पास आए। हबीबुद्दीन साहब के दिमाग का ये हाल था कि जब वो यहाँ हाथ रख दिया करते थे, यहाँ हाथ रख देते थे पेशानी पर, तो दिमाग के सातों तबक रोशन हो जाते थे। वो आए और उन्होंने कहा वकील साहब ऐसा मामला है, मेरी इज्जत का मसला है, मेरे छोटे भाई के सामने मेरे साथ इस तरह किया, ये दुकान खाली होगी, पुलिस आ रही आने वाली है, कल नाजिर आएगा। तो वकील साहब ने कहा भाई तुम अब आए हो, निचली अदालत से हार गए, सेशन जज से तुम हार गए। अब उनका तो नन्नी भी से, उनकी बीवी को नन्नी भी कहता था, नन्नी भी अंदर उसने आवाज़ दी, उनसे कहा कि आप इनसे कहो मेरा मामला तो कराए। फिर जब वो बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उनका अच्छा ठीक है, तू जा, तेरे घर पे जाके देख संदूकों में कोई पुराने कागजात हैं क्या उर्दू के, जल्दी जा। वो गया साहब, उसने कहा हाँ साहब कुछ है, लेके आ। तो उसमें से हबीबुद्दीन साहब ने कागज़ निकाल लिया और ये कोठा और ये दुकान इसके वालिद ने, रतनलाल के, एक ज़माने में वहाँ एक मौलवी अब्दुल्ला साहब थे, उनके वालिद थे हकीम सिरोंज वाले, चमड़े वाले। उनका बहुत बड़ा चमड़े का कारोबार था, उनको वहन रख दिया था। वो वहन ऐसा था कि अगर नहीं छुटाएंगे इतने मुद्दत तक तो वो उसी की हो जाएगी जिसके पास वहन रखा है। वो छुटा नहीं पाए इसके वालिद वतनलाल के, वो उस कागज़ में मिल गया। तो हबीबुद्दीन साहब ने उनके बेटे अब्दुल करीम चमड़े वाले के बेटे मौलवी अब्दुल्ला को बुलाया कि मौलवी साहब ये आपको पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे मुफ्त में आ रहे हैं आपके पास, ये मैं जैसा कहूँ इसके करा दीजिए। तो हबीबुद्दीन साहब ने ये किया कि ऊपर का कोठा एक पटवारी के पास किराए से दे रखा था। उस पटवारी के नाम, वो चूँकि उनके बाप की आ चुकी थी, वहन छोड़ाया नहीं,
अब्दुल करीम चमड़े वाले की औलाद मौलवी अब्दुल्ला साहब थे। मौलवी अब्दुल्ला साहब से उस त्रिलोक पटवारी से बात की, मामला करके वो नीचे की दुकान और ऊपर का कोठा त्रिलोक पटवारी के नाम करा दिया हबीबुद्दीन साहब ने। उसकी रजिस्ट्री करा दी, रजिस्ट्री बाद में आती है, उसकी रसीद ले ली, रसीद मिल जाती है। और एक किरायानामा उस पटवारी से उस रतनलाल के नाम लिखवा दिया कि ये मेरे किराएदार हैं, मैंने इनको किराए पे दे देता हूँ। अब दूसरे दिन नाजिर आया, वो रजिस्ट्री की रसीद और किरायानामा वो सब रजिस्टर्ड करा के वो तैयार बिठा दिया। दुकान खुली हुई, रतनलाल जी दुकान खाली करें। रतनलाल जी ने कहा मैं कैसे कहूँ, मैं तो इनका किराएदार हूँ, पूछ लीजिए आप, ये किरायानामा है मेरा। चुना जी वो झक मार के वापस गए, वापस केस चला। वो बाद में क्या हुआ, उसकी बात तो इज्जत ले गई। ये दिमाग उनका काम करता था। वाह वाह बदर साहब, कैसे ज़हीन लोग थे और कितने दूरअंदेश लोग थे कि किस तरह फैसले किया करते थे, हक़ और सच को सामने लेके आया करते थे। चलिए डॉक्टर साहब, आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले अमिताभ बच्चन साहब की ग्रेटनेस को भी सलाम करते चलें कि किसके कहे एक जुमले को उन्होंने अपने लिए ऑस्कर अवार्ड समझा। अमिताभ बच्चन साहब का कौल है उसी तरह कि मुझे ये अरमान था कि दिलीप साहब मेरे कुछ बोलते नहीं, मेरे बारे में कुछ कहते नहीं, वो बुरा ही कह दें, मैं कलाकार नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, मैंने काम अच्छा नहीं किया, मेरी कोई हैसियत नहीं है, यही कह दें। वो कुछ कहते ही नहीं थे। मुझे बड़ा था कि मेरे बारे में कुछ कहें। अभी मरने से कुछ साल कबल दिलीप कुमार साहब ने अमिताभ बच्चन को का बेस्ट एक्टर कहा। अच्छा। तो उस पर अमिताभ बच्चन इतने खुश हुए, खुशी में फूल कर उन्होंने कहा कि मुझे आज ऑस्कर मिल गया, मुझे आज ऑस्कर अवार्ड मिल गया, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, अब मुझे ऑस्कर का कोई अरमान नहीं है। दिलीप साहब ने मेरे बारे में कह दिया। नाजरीन, पार्ट 2 आपने देखा, आपकी राय और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। पार्ट 3 के लिए इंतज़ार फरमाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आलम्स डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।